गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार और सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। चलिए आइए सभी बच्चे यहाँ पर। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्ते। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम और उसी को ही हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा यहाँ पर कि मैंने आपको पढ़ाया था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत हमारे यहाँ पर हुई थी और इसके साथ ही मैंने आपको यह भी यहाँ पर समझाया था कि जो भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, उसमें हम सभी निम्नलिखित ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है पीनियल ग्लैंड, तीसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और फिर उसके बाद आपका आ जाता है गोनेट्स यानी कि जनत, जिसको हम सभी क्या कहते हैं, वृषण और अंडाशय। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को हाइपोथैलेमस पढ़ा दिया था और आज उसके आगे का हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। और आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपनी क्लास का पीयूष ग्रंथि से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हम सभी अपनी क्लास को यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो सभी बच्चे यहाँ पर आ जाओ। हाँ बच्चों, ठंडी बहुत ज्यादा है, सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये बहुत छोटी होती है, मटर के दाने के आकार की होती है। क्या होती है? मटर के दाने की आकार की यह होती है। ठीक है, और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ब्रेन में यह पाई जाती है। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि 3 ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। नंबर फर्स्ट हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पर पीनियल ग्लैंड और तीसरे नंबर पर पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे और देन उसके बाद पीनियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हो तो पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। इसके भार की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो भार होता है वह 0.6 ग्राम के आसपास होता है। कितना होगा? 0.6 ग्राम के आसपास होता है इसका भार। और यह मस्तिष्क के आधार यानी कि नीचे की ओर होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भी हमारा पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो आंसर करना कि वह मस्तिष्क के अधर में, मस्तिष्क के नीचे की तरफ वह लटकी हुई से यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो भी हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम सभी पीनियल ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि इससे निकलने वाला जो भी रसायन होता है, इससे निकलने वाला जो भी हार्मोन होता है, वो सभी के सभी दूसरी ग्रंथियों को और दूसरी ग्रंथियों से निकलने वाले अलग अलग हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से हम सभी पीयूष ग्रंथि को क्या यहाँ पर कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मास्टर ग्रंथि, इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आप जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हो उसमें दूसरे नंबर पर यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यह दूसरे नंबर पर सबसे छोटी ग्रंथि यह होती है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि मैम सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और दूसरे नंबर पर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आंसर करना पीयूष ग्रंथि होती है। क्या होती है यहाँ पर? पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर ना कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो बार बार जिद करते हैं। क्या जिद करते हैं? वो यह कहते हैं कि मैम सबसे छोटी तो पीयूष ही होगी, हमने इस फलाने ढिमकाने किताब में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं या फिर जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उनमें से हमको सही लगाना पड़ता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वहां पर नीचे क्या लिखा था? पीनियल ग्लैंड लिखा ही नहीं था, वहां पर पीयूष ग्रंथि लिखा था। तो इसी वजह से मजबूरी में क्या करना पड़ा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ना,
जो पीयूष ग्रंथि यहाँ पर होती है वो उसी को हमने कह दिया कि इस क्वेश्चन के आधार पर यह सबसे छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे नॉर्मली तौर पर आप देखें तो जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। और दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, तो आंसर करना पीयूष ग्रंथि होती है। क्या होती है बेटा, पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आप सभी बात करते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो जो भी यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है यह कैसी होती है, मटर के दाने के समान होती है। कैसी, मटर के दाने के समान होती है। दूसरे नंबर पर इसका जो भार होता है वह कितना होता है, 0.6 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यह मस्तिष्क के अधर पर होती है, यानी कि जो भी हमारा ब्रेन होता है, जो भी हमारा मस्तिष्क होता है उसके नीचे की ओर यह पाई जाती है, ठीक है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम सभी मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वह अन्य दूसरी ग्रंथियों को, दूसरी बाकी की ग्रंथियों को क्या करेंगे यहाँ पर, तो आंसर करना कि कंट्रोल करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखना। नेक्स्ट, अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताओ कि सबसे दूसरे नंबर पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा, पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये पहली ही स्लाइड थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि से ना बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और पीयूष ग्रंथि की भी अगर आप यहाँ पर बात करो तो पीयूष ग्रंथि के भी अपने अलग अलग भाग होते हैं। तो जो भी हमारी पीयूष ग्रंथि है उसको हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पर 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे, हम उन्हें 3 भागों में हम सभी उन्हें यहाँ पर बांट देंगे, ठीक है। और जब हम उन्हें 3 भागों में यहाँ पर बांटेंगे तो जब 3 भाग में वो बढ़ जाएंगे तो उनके क्या क्या यहाँ पर नाम होंगे, तो चलो एक बार देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि जो भी पीयूष ग्रंथि है उसके सबसे आगे का हिस्सा, सबसे अग्र भाग, सबसे एंटीरियर भाग, तो उसको हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि अग्र पीयूष उसको हम यहाँ पर कहते हैं। अगर आप सभी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच वाले हिस्से की हम बात करते हैं तो बीच वाले हिस्से को हम सभी क्या कहते हैं, मध्य पीयूष। क्या कहते हैं बेटा, मध्य पीयूष, यानी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, बीच का भाग, मध्य भाग, ठीक है। तो ये जो मध्य भाग आपको यहाँ पर दिखाई देता है इसको हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, मध्य पीयूष। और सबसे पीयूष ग्रंथि का जो सबसे पीछे का भाग होगा, तो जो सबसे पीछे का भाग होता है उसे हम सभी कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पश्च पीयूष के नाम से हम इसे जानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया कि जो भी हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम सभी ने पहले 3 भागों में बांट दिया, आगे, बीच और पीछे का। आगे वाला जो भाग होगा उसको हम सभी कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि। बीच वाला जो भाग होगा उसको हम सभी कहेंगे इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, यानी कि मध्य पीयूष ग्रंथि का भाग। और सबसे पीछे वाला जो भाग होता है उसे हम सभी कहते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, यानी कि पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि के नाम से हम सभी उसे जानते हैं। तो ऐसे हमने इसको क्या किया, 3 भागों में इसको यहाँ पर बांट दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसकी इमेज दिखा दीजिए, तो बेटा इसकी इमेज ये रही, ठीक है। अब ये रही इसकी इमेज। अगर आप इसको नॉर्मली ब्रेन में देखें तो हाइपोथैलेमस के नीचे आपको इस तरह से मटर के दाने के समान लटकता हुआ सा पीयूष ग्रंथि दिखाई देता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन अब लेवल बढ़ गया है। आज से लगभग 3 साल पहले, 4 साल पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। लेकिन आज के टाइम पे आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आप पीयूष ग्रंथि को देखेंगे तो अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, मध्य पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा और पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा। इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक टेबल बना करके दी है। इस टेबल में साफ साफ लिखा है कि कौन से भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, और फिर उसके बाद हम एक एक हार्मोन के काम को भी पढ़ेंगे कि उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या यहाँ पर कार्य होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कि जब हम यहाँ पर अग्र पीयूष ग्रंथि को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर निकलता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जिसको आप सभी GH के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है वहां से सबसे पहले निकलता है GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर निकलता है। तो पहले नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो शुरू करते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि से सबसे पहले निकलता है ग्रोथ हार्मोन, दूसरे नंबर पर ACTH, TSH, LH, FSH और प्रोलैक्टिन हार्मोन। अभी हमको फुल फॉर्म नहीं पढ़नी है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फुल फॉर्म भी लिखवाऊंगी। अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि अग्र पीयूष ग्रंथि से यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, ACTH, TSH, LH, FSH और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, डन यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमीडिएट यानी कि मध्य पीयूष ग्रंथि। मध्य पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? यहाँ से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, और ये जो हार्मोन है इसका नाम है मतलब MSH, जिसको हम सभी मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और हिंदी में इसे हम सभी मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि से आपके दो हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है ऑक्सीटोसिन, दूसरे नंबर पर आता है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन को ही कई बार जब वह मूत्र बनाने का काम करता है, वासोप्रेसिन की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। अगर आप सभी इसको लिख रहे हैं तो फटाफट से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक करके इसको हम सभी डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जब हम यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको हमने तीन तरीके से बांटा। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पीयूष से निकला ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन, TSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद बीच वाले की अगर हम बात करें यानी इंटरमीडिएट पिट्यूटरी वाले के बात करें, मध्य भाग की अगर हम बात करें तो वहां पर आप क्या देखेंगे? मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH। सबसे लास्ट में आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पश्च पीयूष ग्रंथि, जहां से निकलेगा ऑक्सीटोसिन, दूसरे नंबर पर वासोप्रेसिन, और वासोप्रेसिन को ही हम सभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी यहां पर जानते हैं। ठीक है, चलो अब बेटा एक एक करके हम इसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके हम इसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी शुरुआत करते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से। ये सब हार्मोन्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या यहाँ पर कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? ग्रोथ हार्मोन से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब जब कभी भी हम लोग ग्रोथ हार्मोन से शुरुआत कर रहे हैं बच्चा, तो हम यहाँ पर ना दो शब्दों को लेकर के चलेंगे। दो शब्द, दो विशेष शब्द मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना। पहले सुन लो मेरी बात। पहले नंबर पर एक होता है हाइपोसिक्रेशन और एक शब्द होता है हाइपर सिक्रेशन। एक होता है हाइपोसिक्रेशन और एक होता है हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम सभी यहाँ पर समझते हैं। प्यारे बच्चों, जहां पर भी हाइपो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपो का मतलब होता है कम, और जहां पर भी हाइपर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, क्या? ज्यादा। अब प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में हार्मोन निकल रहा है और ये हमारी सभी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, उपापचन की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है ना। लेकिन मान लो कि अगर कोई भी हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकलने लगे या फिर कोई भी हार्मोन जरूरत से ज्यादा कम निकलने लगे, तब क्या होगा? तो हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग तो होगा ही होगा।
है ना। तो इसीलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया कि जहां पर भी हाइपोसिक्रेशन के बारे में बात हो तो हाइपोसिक्रेशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी हार्मोन कम निकल रहा है, और जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, तो हाइपर सिक्रेशन की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है कि कोई भी हार्मोन ज्यादा यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ करने का काम, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, इसको हिंदी में हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो वृद्धि वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हम वृद्धि हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो वृद्धि करेगा, ये क्या कराएगा, हमारी ग्रोथ कराएगा, ये हमारी वृद्धि यहाँ पर कराएगा। और ग्रोथ हार्मोन का ही एक दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। क्या कहते हैं इसे ही हम सभी, ग्रोथ हार्मोन का ही जो दूसरा नाम होता है वह क्या है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है, सोमेटोप्रेरक के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात आती है कि जब आप ग्रोथ हार्मोन को देखते हैं तो ग्रोथ हार्मोन किसकी वृद्धि करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव होता है वह किस पे होता है। तो आंसर क्या करना है कि हमारी अस्थियों को और हमारी मांसपेशियों को, यानी हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो मसल्स होती है, उसका डेवलपमेंट कराने का यह काम करता है। ठीक है, अब ये दोनों अगर दिया हो कि भाई अस्थियों का विकास हो रहा है, मांसपेशियों का विकास हो रहा है, बहुत ही अच्छा वह ऑप्शन होगा, बहुत ही अच्छा वह आंसर होगा। लेकिन मान लो अगर उसने क्या कह दिया कि ए ऑप्शन में बोन्स लिख दिया, बी ऑप्शन में मसल्स लिख दिया, अब इन दोनों में से किसी एक को चूज यहाँ पर करना है, तब आप सभी क्या करेंगे। तो उस टाइम पर आप सभी को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो बोन्स होती हैं, जो यहाँ पर अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, अस्थियां होती हैं, इनको हम यहाँ पर पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को यह यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब हम वृद्धि हार्मोन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी बोन्स की ग्रोथ कराता है, हमारी हड्डियों का विकास कराता है, और दूसरे नंबर पर ये हमारी मांसपेशियों यानी हमारी मसल्स की ग्रोथ यह यहाँ पर करवाता है। ठीक है, डन यहाँ तक। चलो, अब मान लीजिए कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो जरूरत से ज्यादा निकलने लगे, या फिर मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन जरूरत से कम यहाँ पर निकलने लगे, तो कोई ना कोई रोग होगा, कोई ना कोई एक डिजीज यहाँ पर होगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक केस लेके चलते हैं, क्या कि मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, यानी कि हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, तो कौन कौन से रोग यहाँ पर हो सकते हैं। मैम बॉटनी कब पढ़ाओगे बेटा, अभी शुरू कर देती हूँ, है ना, अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग, अभी तुरंत में बॉटनी शुरू कर देती हूँ। ठीक है, अब खुश हो गए, क्यों इस तरह की बातें करते हो, क्यों, बॉटनी कब शुरू करोगे, ये वाला टॉपिक कब होगा, वो वाला टॉपिक कब होगा। बच्चा मेरे को तुमसे ज्यादा चिंता है, तुम्हें उतनी चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जब पढ़ा रही हूं तो कोई भी इस तरह से फालतू की बातें नहीं करेगा, नहीं तो एक काम करते हैं उसको छोड़ देते हैं, हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम, और चलो बॉटनी शुरू करते हैं। गलत चीज है ना ये, पढ़ा रहे हैं ये बॉटनी कब पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो चलो, आज तो इस बच्चे ने नॉर्मली ही बोला था कि बॉटनी कब पढ़ाओगे, कुछ और बच्चों का भी मैं देखती हूँ अपना ही शुरू है। पढ़ाई पे फोकस कर लो बेटा, एग्जाम बहुत पास आ रहा है तुम लोगों का, बिल्कुल भी तुम लोग सिंसियर नहीं हो अपने एग्जाम्स को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन की अगर आप यहाँ पर बात करें तो हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कि कम निकलना, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा निकलना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी ने यह देखा कि अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, क्या, अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा यहाँ पर निकल रहा है तब क्या होगा, तो रोग होगा, कोई ना कोई रोग होगा, और उसमें पहला जो रोग है वो है जाइंटिज्म। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है बहुत लंबा सा, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल काय। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है भीमकाय शरीर, भीमकाय शरीर। ठीक है, और इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया जाता है जाइंटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है,
तो इस टाइम पर जो मनुष्य होगा, जो भी इंसान होगा जिसके अंदर ऐसा हो रहा है, उसमें आप क्या देखोगे, उसकी जो हाइट होती है ना वो जरूरत से ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। उसकी जो हाइट होती है वो जरूरत से ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। अब देखो ये जो व्यक्ति है ये नॉर्मल हाइट का है, ये जो लड़की है ये नॉर्मल हाइट की है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वह कैसा है, कितना लंबा है। इसे अगर आप देखो तो बैठ करके ही यह क्या कर रहा है, बल्ब लगा दे रहा है। इतना इतना लंबा है कि बैठा है और बल्ब लगा दे रहा है। हम लोग तो क्या करते हैं, एक टेबल लगाते हैं, फिर उसके ऊपर एक चेयर या टेबल, छोटी टेबल और लगाते हैं, फिर बल्ब लगाते हैं, है ना। या फिर हम सिर्फ एक टेबल तो लगानी ही पड़ती है, नहीं आराम से बैठ के लगा रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हाइपर सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा हार्मोन यहाँ पर निकल रहा है। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस तरह की स्थिति को हम सभी जायंटिज्म के नाम से यहाँ पर जानते हैं। हाँ, ग्रेट खली यहीं पर ही आएंगे, ठीक है, ग्रेट खली यहीं पर ही आएंगे, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन को भी हम सभी यहाँ पर लेकर के चलते हैं। ये दूसरी कंडीशन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको कहते हैं एक्रोमेगली। क्या कहते हैं, एक्रोमेगली। और हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं गोरिल्ला रूपी शरीर। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि हम एक्रोमेगली शब्द ही याद रखेंगे, ठीक है। तो एक्रोमेगली शब्द का मतलब क्या है, इस तरह के रोग का क्या मतलब है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इंसान होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। आप इसका सिर वगैरह देख सकते हो, इसकी बॉडी भी थोड़ी अजीब सी होती है, कुबड़ सा भी निकलने यहाँ पर लग जाता है। तो इस तरह का जो व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह किससे पीड़ित है, एक्रोमेगली से पीड़ित है। और यह किसकी वजह से हो गया, जब ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, चलो। लेकिन अगर तब क्या होगा जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा, तब क्या होगा जब ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर कम निकलेगा, तब क्या होगा। तो जब ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर कम निकलेगा तो उसे हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन। क्या कहते हैं, हाइपोसिक्रेशन, कम निकल रहा है। और जब कम निकलेगा इसका मतलब बौनेपन की स्थिति यानी कि ड्वार्फिज्म, बौनापन की समस्या यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कौन है, सभी जानते होंगे इसको, है ना, ज्योति नाम है इसका। क्या नाम है, ज्योति नाम है। हाँ, ये बिग बॉस में भी गई थी, वेरी गुड। तो ज्योति की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ज्योति भारत की सबसे छोटी लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसमें क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर नहीं निकला, ग्रोथ हार्मोन इसके अंदर नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था, और उस वजह से यह बौनेपन का शिकार यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ओके, डन 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 डन, ठीक है, ओके। तो ये क्या था यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। मैम क्या ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो हाँ काफी लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से नहीं। क्योंकि कुछ चीजें ना बेटा जेनेटिक्स भी होती हैं। जेनेटिक्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो अगर घर परिवार में सबकी हाइट काफी छोटी है तो आपकी हाइट भी छोटी होगी, है ना। बहुत कम चांसेस है, अगर आप बचपन से ही किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हो तब से ही आप लटकते हो और बहुत योगा करते हो, उस तरीके से डाइट ले रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ी सी हाइट आपकी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में अगर सबकी हाइट छोटी है तो आप बिल्कुल खली हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हो गया था हमारा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले दूसरे नंबर के हार्मोन के बारे में। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, अभी हम सभी ने क्या पढ़ लिया, ग्रोथ हार्मोन हम सभी ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम किसके बारे में बात करेंगे, ACTH के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ACTH के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम सभी यहां पर बात करते हैं कि ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले यहां पर आता है कि ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको क्या आंसर करना है, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्या होती है, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, सिंपल है कि यह कहां से निकल रही है, पीयूष ग्रंथि से निकलती है, ठीक है। कहां पर जाती है, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के पास जाती है।
और जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उसको क्या कहती है, चलो काम करो, चलो काम करो, चलो काम करो, अपना अच्छे से काम करो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है, एक मास्टर ग्लैंड है जो क्या कर रही है, सबको बता रही है कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कितना हार्मोन निकालना है, अच्छा अब हार्मोन निकालना बंद करो, इतना काफी है। ये सारा काम कौन देख रहा है, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन यहाँ पर निकलता है जिसका नाम है ACTH यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये कहां पर जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि के पास जाता है और कहता है चलो तुम काम करो, अपना अच्छे से काम करो, क्यों नहीं काम कर रहे हो, अच्छे से काम करो, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या था हमारा यहाँ पर ACTH। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट, तो ACTH हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, TSH के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, TSH के बारे में, ठीक है। अब TSH की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो TSH की फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी थायराइड, इसका यह मतलब है कि यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलेगा और कहां पर जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि को क्या कहेगा, चलो हार्मोन निकालो, अच्छे से निकालो, जरूरत है अभी। और जब काम हो जाएगा तो उसके बाद यह कहेगा चलो अब तुम चुपचाप से अपना काम बंद करो, इतना थायराइड हार्मोन काफी है, तो बस करो, अब मत निकालो हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फिर से कंट्रोल कर रहा है, किसको, थायराइड ग्रंथि को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, TSH की फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि जो TSH है वो कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, अग्र भाग से, एंटीरियर भाग से, ये बात आपको पता ही है। और यह थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और कहेगा उठो, चलो तुम अपना काम करो, थायराइड ग्रंथि तुम अपना काम करो, ठीक है। और बोलेगा चलो हार्मोन निकालो, फिर काम हो जाएगा, कहेगा चलो हार्मोन अब निकालना बंद करो, ठीक है। तो इस तरीके से ये थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने का यह काम यहाँ पर करवाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया था, TSH। अब आगे बढ़ते हैं, अब TSH हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर LH के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, LH के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अब जो हमारा LH होता है वह क्या है, चलिए समझते हैं इसको। LH की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है LH की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि LH की फुल फॉर्म क्या होती है और आपको क्या आंसर करना है। LH की फुल फॉर्म होती है लुटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होती है, लुटेनाइजिंग हार्मोन। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा है इसकी फुल फॉर्म कि यह बताओ LH की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर करना है लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। कहां से निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकल रहा है, अग्र भाग से निकल रहा है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, है ना। तो यह पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो बेटा कि जैसे मान लो ये हमारी पीयूष ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि से यह निकल रहा है क्या, LH। पुरुषों की अगर आप बात करें तो पुरुषों में यह किसके पास जाएगा, टेंटिकल्स यानी कि टेस्टिस, या जिसको आप कह सकते हो यहाँ पर वृषण के पास जाएगा। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में किसके पास जाएगा, यह ओवरी के पास जाएगा। किसके पास, अंडाशय के पास, ओवरी के पास, कि चलो तुम अपना काम करो, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले LH की फुल फॉर्म क्या होती है, लुटेनाइजिंग हार्मोन। कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पास निकलता है। और यह कैसा हार्मोन होता है, तो आप बताएंगे कि यह जनद के पास जाता है, ये गोनेड्स के पास जाता है, यानी ओवरी और टेस्टिस के पास, अंडाशय और वृषण के पास यह जाता है और कहता है चलो तुम अपना काम करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महिलाओं के अंदर यह क्या क्या कार्य करेगा, क्या क्या काम करवाएगा, और पुरुषों के अंदर यह क्या क्या कार्य करवाएगा। इस तरीके से भी यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्रियों के अंदर।
तो LH कहाँ पे पहुंचा, ओवरी में पहुंचा, अंडाशय के पास पहुंचा, और अंडाशय से क्या कहेगा कि चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखो, तुम्हारा क्या काम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखो, यानी कि जो मासिक चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है। आप सभी को यह बात पता होगी कि जब हम स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो जो स्त्रियां होती है उनके अंदर 28 डेज की एक साइकिल चलती है, 28 दिनों की एक साइकिल चलती है, जिसको पीरियड्स कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है, और जिसमें 5 डेज के आसपास ब्लड निकलता है शरीर से। ठीक है, ये होना क्यों जरूरी है, ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से ही फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी लड़की यहाँ पर मां बनने में सक्षम होती है। अगर लड़कियों को पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे तो यह जो मानव जाति है वो यहीं पर ही रुक जाएगी, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, माहवारी, मासिक चक्र, पीरियड्स, ऐसे अलग अलग नामों को से हम इसको जानते हैं। तो इसको कौन यहाँ पर कंट्रोल करता है, स्त्रियों के अंदर हो रहा है, कौन कंट्रोल करता है, LH कंट्रोल करता है। कौन करता है, LH कंट्रोल करता है। और दूसरे नंबर पर यह अंडोत्सर्जन में भी हेल्प करता है, यानी कि जब अंडा बन जाता है तो वह ओवरी से बाहर निकलेगा, तो अंडाशय से जब अंडा बाहर निकलता है, यानी कोई भी ओवम ओवरी से जब बाहर निकलता है तो उसे हम सभी कहते हैं अंडोत्सर्जन, यानी कि ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये दोनों काम कराने का काम कौन करेगा, LH करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पुरुषों के बारे में, महिलाओं की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। पुरुष की अगर आप यहाँ पर बात करें तो पुरुषों के अंदर यह क्या कार्य करता है, तो आंसर करना कि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने का काम यह करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आप रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ गया। चलो स्वाति, अभी जब मैं बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तो उसमें समझाऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फिर बाकी की चीजें भी उसमें बताऊंगी मैं। ठीक है बेटा, चलो तो यहां तक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH कहां से निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यह निकल रहा है। महिलाओं के अंदर यह मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र को नियंत्रित करता है और अंडोत्सर्जन का काम करता है। जबकि पुरुषों की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो पुरुष होते हैं उनमें यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर फिर से, और हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई ये सब कुछ हो गया। अब हम पहुंच गए कहाँ पर, FSH के पास। कहां पर पहुंच गए, FSH के पास हम सभी यहाँ पर पहुंच गए। चलो अब FSH को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि FSH की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आपको बताना है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैम जनद यानी गोनेट्स का क्या मतलब होता है, बेटा कल भी समझाया था। जनद यानी गोनेट्स का मतलब होता है अंडाशय और वृषण, ओवरी और टेस्टिस या टेंटिकल, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो जनद उन्हें ही कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे FSH के बारे में। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि कूप प्रेरक हार्मोन। क्या होगा, कूप प्रेरक हार्मोन। ठीक है, दोनों में निकलेगा, स्त्रियों में भी निकलेगा, पुरुषों में भी निकलेगा। ठीक है, ये भी कहां पे जाएगा, जनद में यानी गोनेट्स में जाएगा। लड़कियों की अगर हम बात करें तो यह पीयूष ग्रंथि से निकल करके कहां पर पहुंच गया, ओवरी में पहुंच गया। और पुरुषों में निकल करके यह टेस्टिस यानी कि वृषण में पहुंच गया। इसके क्या क्या काम होते हैं, चलो समझते हैं। स्त्रियों के अंदर यह करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी कि लैंगिक विकास यह करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि लैंगिक विकास का क्या मतलब है, ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है इसका क्या मतलब है। तो चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो घर में कोई दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जुड़वा है या भाई बहन है, छोटे छोटे हैं बच्चे। ठीक है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं कि जो लड़का होता है उसको फ्रॉक पहना देंगी, हेयर बैंड लगा देंगी, तितली वाली क्लिप लगा देंगी, चोटी बना देंगी, खूब बढ़िया से उनको सजा देंगी, है ना, सुंदर सुंदर सी बेलीज वगैरह पहना देंगी। और जो यहाँ पर लड़के होते हैं
लड़कियां जो होती हैं उनको क्या करेंगे, पैंट शर्ट पहना देंगे, कैप लगा देंगे और घुमाने लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना पता ही नहीं लगता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, नहीं पता लगता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ओहो कितनी प्यारी गुड़िया है, फिर उसकी मम्मी क्या कहेगी, गुड़िया नहीं है ये गुड्डा है ठीक है, ये तो लड़का है, समझ ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन मान लो किशोरावस्था की में प्रवेश कर जाए, प्यूबर्टी हिट कर गई, एडोलेसेंस आ गया, ठीक है, किशोरावस्था यहाँ पर आ गया, और उसके बाद आप सभी यहाँ पर क्या देखेंगे, हाँ ठीक है, उसके बाद आप सभी क्या देखेंगे कि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और जो शरीर में परिवर्तन आते हैं ना इस तरह के, जैसे लड़कों की अगर हम बात करें तो एकदम से लंबे हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ से आने लग जाएगी, आवाज में एक भारीपन आने लगेगा। इसी तरह से लड़कियों के शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स, यानी द्वितीयक लक्षण, या इन्हीं को आप क्या कह सकते हो, लैंगिक विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम FSH के बारे में बात कर रहे हैं तो FSH लड़के और लड़कियों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, क्या करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट यहाँ पर करता है, क्या करेगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट कराने का, लैंगिक विकास करवाने का यह कार्य यहाँ पर करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ग्रोथ ऑफ द ओवम, यानी डिंब बनाने का यह कार्य करेगा। डिंब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिंब का मतलब होता है यहाँ पर एग, अंडा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर फीमेल बॉडी है उसके अंदर ओवम यानी डिंब के विकास का भी यह कार्य करेगा, और इस प्रोसेस को हम सभी oogenesis के नाम से यहाँ पर जानते हैं। नेक्स्ट आता है अंडे के कूप बनाने का कार्य करेगा, यानी कि ओवेरियन फॉलिकल्स बनाने का काम करेगा। अब ये फॉलिकल्स क्या है, ये कूप क्या होते हैं, तो बेटा एक ऐसी कोशिका जो आगे जाकर के अंडा बनेगी उसको हम सभी क्या कहते हैं, फॉलिकल्स, उसे हम सभी क्या कहेंगे यहाँ पर, फॉलिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्त्रियों के अंदर लैंगिक विकास का काम करेगा, दूसरे नंबर पर oogenesis यानी डिंब का विकास, अंडा बनाने का, एग बनाने का काम यह करेगा, जिसको आप ओवम कहते हो, सही शब्द इसके लिए ओवम है, ठीक है। एग, अंडा हम ऐसे ही बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन जो सही यहाँ पर है वो है ओवम, डिंब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है यह कूप बनाने का, यानी कि फॉलिकल्स बनाने का काम यह करेगा, यानी एक ऐसी कोशिका बनाएगा जो आगे जाकर के क्या कर सके, अंडे बनाने में मदद करे, डिंब बनाने में, एग बनाने में मदद करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पुरुषों के अंदर यह क्या कार्य करेगा, पुरुषों की अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी यह लैंगिक विकास करेगा, और दूसरे नंबर पर शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुओं को बनाने का यह कार्य करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि FSH की अगर आप बात करते हैं इसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कूप प्रेरक हार्मोन, स्त्री और पुरुषों दोनों के अंदर निकल रहा है। स्त्रियों के अंदर यह लैंगिक विकास करेगा, डिंब का विकास करेगा, अंड के कूप बनाने का काम यह करेगा, जबकि दूसरी तरफ पुरुषों के अंदर भी यह लैंगिक विकास करेगा और शुक्राणु बनाने का कार्य यह करेगा, और शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सभी कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट तो हमारा जो FSH था ये भी हो गया, और अब हम सभी कहां पर पहुंच गए, प्रोलैक्टिन हार्मोन के पास। कहां पर पहुंच गए हम सभी, अब प्रोलैक्टिन हार्मोन के पास यहां पर पहुंच गए, ठीक है। चलो तो अब हम समझेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। यहां पर ना एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, लैक्टेशन, बहुत ज्यादा यह शब्द पूछा जाता है, लैक्टेशन क्या मतलब होता है, लैक्टेशन का, लैक्टेशन की अगर आप बात करें तो लैक्टेशन का मतलब होता है प्रथम बार दूध का आना, प्रथम बार मिल्क का आना, ठीक है। तो जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और माता के स्तन से पहली बार दूध निकल रहा है और वो उस बच्चे को पिला रही है, तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कि अगर घर में गाय है, भैंस है, तो आपने देखा होगा कि जब बछड़ा पैदा होता है, ठीक है, छोटा सा बेबी पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है, तो जो गाय होती है उसका दूध भी काफी गाढ़ा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि उस दूध की मिठाई बनती है, प्रसाद बनता है,
पियोस, किरीच, ऐसे अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, ठीक है। और उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है वो, ठीक। तो यहाँ पर हाँ किन्नार, अच्छा किन्नर क्या, किन्नर सब बॉय जैसा दिखता है, गर्ल जैसा काम क्यों करता है? अरे भाई ऐसा किसने बोल दिया कि वो किन्नर के बारे में भी पढ़ा देंगे, रिलैक्स हो जाओ, अभी जो चल रहा है टॉपिक उसको पढ़ो। ठीक है, तो देखो बात क्या चल रही है यहाँ पर, और ये देखो बच्चा क्या बात कर रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा कि जो लैक्टेशन होता है ना, इसका क्या अर्थ होता है ये आपको पता यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन, लैक्टिन एक जैसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि दूध के उत्पादन का कार्य यह कराता है। तो जो भी यहाँ पर माता बनी है, अभी अभी माता बन रही है, तो शिशु जन्म के तुरंत बाद अगर दूध निकलेगा तभी तो बच्चे का पोषण हो पाएगा, है ना। तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वह भी क्या है, यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पर कहलाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है, दूध के उत्पादन का कार्य करता है शिशु जन्म के बाद। और लैक्टेशन का क्या मतलब होता है, पहली बार दूध निकलना, प्रथम बार दूध निकलना, और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहां तक? चलो तो यहाँ पर हम सभी ने क्या देखा बेटा, यहाँ पर हम सभी ने देखा अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले इन सभी हार्मोन्स को हम सभी ने यहाँ पे पढ़ लिया। और अब हम सभी यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, ठीक है। चलो चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के बारे में, ठीक है। इस हार्मोन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही, कोमल पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं, मध्य पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन यहाँ पर निकल रहा है उसका नाम है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आप सभी को पता होगा कि अगर हम बात करते हैं मेलानिन पिगमेंट के बारे में, तो मेलानिन पिगमेंट क्या होता है, जो हमारे स्किन का कलर बनाता है। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि यह बताओ कि हमारे स्किन का जो कलर है वह किस पिगमेंट की वजह से है, किस रंजक, किस वर्णक की वजह से होता है, तो आंसर क्या करना, मेलानिन पिगमेंट की वजह से यह होता है। तो हमारे त्वचा का रंग बनाने के लिए मेलानिन यहाँ पर काम करता है। अगर मेलानिन बहुत ज्यादा हमारे शरीर में निकलता है, हमारे स्किन में निकलता है, तो हमारा जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, और अगर कम निकलता है तो हमारा जो शरीर होता है वह लाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो हम इंडियंस होते हैं, इंडियंस जो होते हैं उनको हम सभी ब्राउन कहते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में रह रहा हो, चाहे वो कश्मीर में रह रहा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, ठीक है। तो हम सभी क्या कहलाते हैं, ब्राउन मैंस, ठीक है। तो यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो मध्य वाला भाग होता है वहां से निकलता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यह हार्मोन क्या काम करेगा, तो आंसर करना कि यह हार्मोन मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर पश्च पीयूष ग्रंथि के पास, कहां पर, पश्च पीयूष ग्रंथि के पास, ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि की अगर आप यहाँ पर बात करें तो पश्च पीयूष ग्रंथि से यहाँ पर सबसे पहले जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी हम अलग अलग नामों से यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम प्यार वाला हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को हम सभी क्या कहते हैं, प्यार वाला हार्मोन, लव वाला हार्मोन, ठीक है। काफी बच्चे बड़े खुश हो गए, प्यार वाला हार्मोन, ठीक है। तो बेटा प्यार वाला हार्मोन ये वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। सबसे ज्यादा प्यार माँ करती है, तो माँ में सबसे ज्यादा निकलता है ये हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है,
इसको हम सभी लव हार्मोन कहते हैं, प्यार वाला हार्मोन इसे हम कहते हैं। सबसे ज्यादा यह जो हार्मोन होता है माताओं के अंदर निकलता है, हाँ हम सब में निकलेगा, पर माताओं में यह वाला हार्मोन सबसे वाला निकलता है, बाबू सोना वाला हार्मोन, ठीक है। आगे इसे हम सभी बर्थ हार्मोन यानी कि जन्म देने वाला हार्मोन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, कि हैप्पी हार्मोन किसे कहते हैं, डोपामाइन को। लव हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को। तो ऐसे भी प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है, तो उस टाइम पे गर्भाशय में होगा ना, बच्चा जो होगा वो कहाँ पर होगा, गर्भाशय में होगा, ठीक है। तो जब बच्चा गर्भाशय में है और 9 महीने हो गए और अब बच्चे का जब जन्म होने वाला है, तो गर्भाशय की जो दीवार होती है उनमें क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगा, है ना, संकुचन पैदा होगा, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाए, यहाँ पर पैदा हो जाए, बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर इसीलिए इसको जन्म हार्मोन यानी कि बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो शिशु जन्म के समय गर्भाशय की दीवारों में यह संकुचन पैदा करता है, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और साथ में बता दूं कि यह दूध निकालने में भी मदद करता है, ये भी मदद करता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, ये हो गया ऑक्सीटोसिन। फिर आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हार्मोन निकलता है वो है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन जो हार्मोन निकलता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है। अगर यहाँ पर आप देखिए कि किसी का ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, बहुत ज्यादा लो हो गया है, तो उसको वासोप्रेसिन का इंजेक्शन भी यहाँ पर दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, उसका रक्तचाप यहाँ पर बढ़ सके, ठीक है। लेकिन अगर यही वासोप्रेसिन क्या काम करे, मूत्र बनाने का काम करे, यूरिन फॉर्मेशन का काम करे, ठीक है, और मूत्र के आयतन को कम करने का काम करे, ठीक है, तो उसी हार्मोन को हम सभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वह क्या है, ADH। क्या होगी, ADH। तो कई बार आपसे पूछता है कि ADH की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आंसर करना एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। बेटा एक बात और मैं बताती हूँ, गाय भैंसों की बात चल ही रही है तो एक चीज और समझिएगा। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ गंदे लोग, दुष्ट लोग, ठीक है, जो गंदे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे पास गाय है, और गाय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो गाय होती है, कोमल थोड़ा सा मैं पढ़ा लूं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ लो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गाय के बारे में बात कर रही थी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास एक गाय है, तो कुछ गंदे लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो गाय है हमारे पास एक ही है और हमें बहुत पैसा इससे कमाना है, ये तो सिर्फ इतना सा ही दूध दे रही है, ठीक है, जबकि दूध बेचारी दे रही है, फिर भी इतना सा ही दूध दे रही है। तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं उसको। किस चीज का इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो लगाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से जो गाय होती है वो बहुत ज्यादा दूध यहाँ पर देने लग जाती है। तो अगर कभी पूछे, अभी तक तो पूछा नहीं कभी भी, लेकिन अगर पूछे कि गाय भैंसों को ज्यादा दूध देने के लिए, ठीक है, जबरदस्ती ज्यादा दूध निकलवाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आंसर आपको क्या करना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा। जो गाय होती है वो उस टाइम पे तो दूध दे देती है, लेकिन बहुत ही जल्दी वह बूढ़ी हो जाती है, बहुत जल्दी वो बीमार हो जाती है, 2-3 सालों बाद वह दूध देना बंद कर देती है, फिर लोग उसको भगा देते हैं, है ना, घर से बाहर भगा देते हैं, फिर बेचारी पन्नी खाती है, बैठी रहती है, कुत्ते काटते हैं उसको, है ना, मिल गया खाना तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर बेचारी ऐसे ही रोती रहती है, ठीक है। तो होते हैं कुछ दूसरे लोग, ठीक है बेटा। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे कि मैम मैं पूछ रही थी कि 13 की एज में रनिंग से हाइट में क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लीज बताइए मैम। देखो बेटा, रनिंग की अगर आप यहाँ पर बात करो तो रनिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो शरीर है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, मसल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके स्ट्रांग होंगी। हाइट की अगर आप बात करो तो हाँ, थोड़ी सी हाइट बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं ना तो उससे हार्मोन्स बैलेंस होता है, नो डाउट, तो हो सकता है कि आपकी हाइट में प्रभाव पड़े, पर पर्सन टू पर्सन यह डिपेंड करता है। पर हाँ, अगर कोई रनिंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज यह होती है, ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया बेटा, ये क्या था, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पूरा पढ़ लिया है,
और कल की क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।